हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 मैथ्स में कंटिन्यूटी। ठीक है, और कंटिन्यूटी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये 40 to 44 मार्क के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और इससे पहले हम लोग मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कर चुके हैं, आप उसको जा करके देख सकते हैं इस वीडियो के नीचे। और कहीं भी कोई भी अगर डाउट हो आप एनी टाइम मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलो, एनी डाउट आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी अगर रिक्वायरमेंट हो, किसी लेवल का आपको रिक्वायरमेंट हो, किसी बुक से अगर रिक्वायरमेंट हो, आप जरूर मैसेज करें। हम लोग कोशिश करेंगे आपको मदद करने की। ठीक है, तो आप लोग इससे पहले वो सब चैप्टर जरूर करो। और ये जो चैप्टर है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी इंपॉर्टेंट है ही, इसके आगे आपको लाइफ में हर जगह काम आना है। कैलकुलस के बिना आपको लाइफ में अगर आप आगे किसी सेक्टर में अगर जाते हैं तो कैलकुलस काम आता है। कैलकुलस शुरुआत कहाँ से हुआ था? कैलकुलस शुरुआत हुआ था 10th क्लास में। आखिर 10th से शुरुआत क्यों की? ट्रिगोमेट्री जो था 10th में क्यों पढ़ाए? ट्रिगोमेट्री 8 में 9th में भी तो पढ़ा सकते थे, नहीं क्यों? क्योंकि ताकि थोड़ा सा थिंकिंग बच्चों का जैसे ऊपर हो जाए ना, जैसे वो 10th में आए तो उनका थोड़ा सा थिंकिंग थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो इसलिए ट्रिगोमेट्री 10th में डाला गया। वो सब कैलकुलस का ही पार्ट है। उसके बाद बच्चे लोग थोड़ा सा और अगर मतलब अपने एज से थोड़ा ज्यादा हुए तो 11th में उनको फिर से ट्रिगोमेट्री डाला गया, हायर लेवल का। फिर 11th में ही कैलकुलस था, लिमिट और डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट और डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी था उसमें, तो ये सब 11th में डाला गया था। फंक्शन 11th में था। मतलब ये जो कैलकुलस है, कैलकुलस 10th में, 11th में, 12th में ही बच्चों को क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि ये बच्चे लोगों को अच्छे से समझे, ताकि उनका थिंकिंग भी थोड़ा जब ज्यादा हो जाए तब वो लोग पढ़ेंगे तो उनको और अच्छे से समझेगा। अगर आप लाइफ में किसी सेक्टर में अगर जाते हैं, खासकर इंजीनियरिंग सेक्टर में अगर जाते हैं, या फिर मेरे हिसाब से तो किसी सेक्टर में अगर जाते हो तो कैलकुलस तो जरूर मिलना है। बिना ट्रिगोमेट्री के तो कोई भी टेक्निकल चीज तो होने का नहीं। ठीक है, बिना कैलकुलस के, बिना ट्रिगोमेट्री के कोई भी टेक्निकल चीज मुश्किल है होना। तो अगर आप किसी भी अगर टेक्निकल अगर पार्ट में अगर जाते हैं कभी भी लाइफ में, तो उसमें आपको कैलकुलस मिलेगा नहीं। तो इसलिए कैलकुलस काफी इंपॉर्टेंट है। 10th में भी था, 11th में भी था और 12th में भी है। तो 12 में कैलकुलस में क्या क्या है? तो 12 के कैलकुलस में पहला चैप्टर कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशियबिलिटी, फिर डिफरेंशिएशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, 7 एक्सरसाइज। और ये जो 7 चैप्टर जो है ये मिलाकर के 40 to 45 मार्क के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 40 to 45 मार्क के। और यहां से जो मार्क्स अगर उठा लिया समझो उसके अच्छे मार्क्स आ गए। 90 तो अराउंड 90 आराम से ला सकता है कैलकुलस अगर मजबूत है तो। और कैलकुलस भी और भी बहुत जगह काम आता है। जैसे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर जाते हो, बिना कैलकुलस के तो क्वेश्चन वो लोग डाल ही नहीं सकते। जरूर मैथ में कैलकुलस का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, किसी भी एग्जाम में अगर जाते हैं सबसे ज्यादा अगर मैथ में अगर कहीं अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो कैलकुलस से आप देख ही सकते हो। ठीक है, तो कैलकुलस काफी इंपॉर्टेंट है। यही चीज मैं बार बार बोलना चाह रहा हूँ कि अभी तक अगर आपने सीरियस होकर नहीं पढ़ा है तो अब भी सीरियस होकर पढ़ो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बोर्ड लेवल में है तो एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट, उतना बेहतर नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी मतलब कि है ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी के अलावा थोड़ा सा आपको और अच्छे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, और इसमें खासकर कौन से, ये कंटिन्यूटी में तो कुछ ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, इंटीग्रेशन के कुछ हार्ड क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, उस टाइप के हम लोग जरूर आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो मैं बोलता हूं कि बोर्ड वालों के लिए भी थोड़ा सा और मतलब एनसीईआरटी से थोड़ा सा और एडवांस लेवल में जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसे क्वेश्चन कभी कभी हार्ड पूछे भी जाते हैं। तो एनसीईआरटी सफिशिएंट है, लेकिन अगर आप चाहते हैं 90 क्रॉस करना, या फिर कैलकुलस में ये जो 44-45 मार्क्स का है इसमें आउट ऑफ पूरे मार्क्स लाना अगर चाहते हैं तो फिर एनसीईआरटी नॉट सफिशिएंट। ठीक है, एनसीईआरटी के साथ साथ आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गया, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक हो गए। आरडी शर्मा के कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड ले सकते हैं, सारे क्वेश्चन तो बना नहीं सकते क्योंकि 12 में टाइम का भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो एनसीईआरटी पे अगर कमांड है तो ये 40 to 45 मार्क्स में आप ला सकते हैं 30-35 मार्क्स। ये थोड़ा सा और प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करके और थोड़ा सा बस प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी के साथ प्रीवियस ईयर ले लो, काफी हो गया। ठीक है, प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी, मैं तो बोलता हूँ मेरा असाइनमेंट मेरे कर लो। ठीक है, एनसीईआरटी कर लो और मेरा असाइनमेंट कर लो। ठीक है, मैंने तो पिछले साल भी कराया था, मैं 2-3 साल से असाइनमेंट मेरे जो भी होते हैं ना वो क्वेश्चन उस टाइप के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर से अच्छे क्वेश्चन सेलेक्टेड करके ही असाइनमेंट भी देते हैं। ठीक है, तो वो आप असाइनमेंट जरूर करें। और कैलकुलस में आप कंटिन्यूटी का भी असाइनमेंट आपको मिलेगा, वो असाइनमेंट आप जरूर करें, उसके बाद आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है,
चल, तो ये जो कैलकुलस जो है, कैलकुलस स्टार्ट कहाँ से होता है? तो कैलकुलस स्टार्ट होता है फंक्शन से, फंक्शन, ठीक है। तो अब ये फंक्शन क्या होता है? बहुत बार आपने सुना होगा फंक्शन का नाम। फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन एक मशीन है, ठीक है। सिंपल सी बात बोला जाए तो फंक्शन क्या है? फंक्शन एक मशीन है, ठीक है। फंक्शन मतलब मशीन, ठीक है। तो मशीन कैसा काम करता है? तो मशीन काम कैसा करता है? तो मशीन में कुछ हम लोग डालते हैं इनपुट और ये आउटपुट देता है, मालूम है ना। जैसे कोई भी अगर ये अगर मशीन है, ठीक है, इसमें हमने कुछ अगर डालेंगे, इधर से डालेंगे तो वो हो गया इनपुट, और इधर से जो आता है वो हो गया आउटपुट, ठीक है। मतलब रिजल्ट क्या मिला। तो हमने इनपुट मतलब क्या डाले, आउटपुट मतलब क्या मिला, तो ये हो गया अपना फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन हो गया। तो फंक्शन में इनपुट को हम लोग बोलते हैं डोमेन और आउटपुट को हम लोग बोलते हैं रेंज। और कोई भी ना फंक्शन इसी में डिफाइंड होगा, इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। कभी भी फंक्शन इस डोमेन और रेंज के बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। आपको फंक्शन वाली चैप्टर में और भी अच्छे से मिलेगा पढ़ने को, फर्स्ट चैप्टर में अगर आपने पढ़ा है तो। अगर नहीं अगर पढ़ा है तो फिर हम लोग कभी करेंगे अच्छे से। तो इनपुट और आउटपुट, पहली बात तो ये एकदम अच्छे से आना चाहिए। इनपुट को हम लोग बोलते हैं डोमेन, आउटपुट को हम लोग बोलते हैं रेंज। अब क्या डाल सकते हैं? डोमेन है, क्या आ सकता है? रेंज है। कोई भी फंक्शन उसी में आएगा, उसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको बहुत बार ये प्रॉब्लम होगा। जैसे कोई एक फंक्शन है, ठीक है, मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। कोई एक फंक्शन है 1/x। अभी ये देखो, ये जो फंक्शन है 1/x, ये 1/x में x 0 डाल करके जरा देखो, x नॉट इक्वल टू 0, 0 यहाँ पे हम लोग डाल नहीं सकते। 1/x में अगर 0 डालेंगे तो 1/0 क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे जो fx है 1/x यहाँ पे लिखा हुआ है कि x नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसमें x 0 नहीं डालना है, ठीक है। मतलब ये हो गया इसका डोमेन। डोमेन मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि क्या डाल सकते हैं, तो इसमें हम लोग x 0 नहीं डाल सकते। अब ये x 0 डाल ही नहीं सकते हैं तो फिर हम लोग 0 पे बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। 0 इस पर नहीं डालना है, बाकी कुछ भी डालिए, ठीक है। तो फंक्शन का मतलब क्या होगा? कुछ हम लोग डाल सकते हैं और कुछ आ सकता है। तो इसमें हम लोग जो हम डालते हैं वो डोमेन हो गया। डोमेन में कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है कि ये नहीं डालना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ नहीं डालेंगे क्योंकि ये 1/0 हो जाएगा, ठीक है। चल, तो फंक्शन तो हम लोग समझ गए। फंक्शन के बाद हम लोग को क्या देखना है कि फंक्शन कहाँ कंटिन्यूअस है और कहाँ डिसकंटिन्यूअस है। अब ये कंटिन्यूअस क्या होता है? मतलब कोई भी हम फंक्शन का हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। फंक्शन मतलब क्या हो गया? देखो, फंक्शन का हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्राफ बना सकते हैं। क्या ग्राफ बना सकते हैं? मतलब कि वो क्या क्या दे रहा है और क्या क्या मिल रहा है, ठीक है, उसका हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग ये ले लेते हैं, कोई एक fx ले लो, x, ठीक है, सिंपल fx ले लेते हैं। अभी जरा हम लोग इसका जरा हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ तो यहाँ पे काफ़ी ईजी बनाना। फंक्शन में 0 डालो, फंक्शन में अगर 0 का डालते हैं तो क्या आएगा? 0 डालेंगे तो 0 आएगा। फंक्शन में अगर 1 डालते हैं तो 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आएगा। फंक्शन में अगर 2 डालेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ कैसा होगा? x y, मतलब हम लोग इसमें अगर 0 का डालते हैं तो 0 आता है, 1 डालते हैं 1 आता है, 2 डालते हैं 2 आता है। मतलब यहाँ पे 2 डालेंगे यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे 1 डालेंगे यहाँ पे भी 1 आएगा, 1 1, ये 2 2, यहाँ पे हम लोग 3 डालेंगे और ये 3 आएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। तो ये लाइन इसकी ग्राफ हो गई। अब ये तो बताना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ कि सब जगह ये ग्राफ है ना, ग्राफ कहीं ऐसा है क्या, कहीं कि ग्राफ कहीं कंटिन्यू नहीं है, ग्राफ कहीं रुका हुआ है, ग्राफ कहीं टूटा हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पूरा कंटिन्यूअस है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर कोई अगर फंक्शन है और उसका हम लोग ग्राफ अगर बनाए और वो अगर ग्राफ अगर सब जगह अगर कंटिन्यू है, कहीं भी अगर डिसकंटिन्यू नहीं है, कहीं भी अगर टूटा नहीं है, मतलब वो सिंपल बोला जाए कि अगर हम लोग कहीं से भी अगर स्टार्ट करें और बिना पेन उठाए उसको पूरा बना दें, ऐसा भी लिखा गया है NCERT में कि हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन किसको बोलते हैं। तो अगर आप किसी ग्राफ को बिना पेन उठाए अगर बना सकते हो तो वो हो गया कंटिन्यूअस, ठीक है। देखो यहाँ से स्टार्ट करो, कंटिन्यूअस इज इक्वल टू mod x। देखना ये तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। देखो fx इज इक्वल टू mod x, इसका कंटिन्यूअस चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो पहली बात कि इसका जरा हम लोग ग्राफ जरा बनाते हैं। तो अभी ग्राफ इसका बनाने आना चाहिए, ठीक है। देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं,
एक बार लिख सकते हैं प्लस एक्स और दूसरी बार लिख सकते हैं माइनस एक्स। कब? जब ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये कब? जब x लेस देन 0। ये चीज मालूम है कि नहीं? मॉड x फंक्शन को हम लोग कैसा लिख सकते हैं? देखो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू एक बार होता है प्लस एक्स, एक बार होता है माइनस एक्स। ये प्लस एक्स कब होगा? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये जब x लेस देन 0। इसका मतलब क्या होगा कि मॉड के अंदर कोई एक नंबर डालो -5, तो मॉड के अंदर जब हम लोग -5 डालेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? -5 क्या है? -5 क्या है? 0 से छोटा है ना। x जो चीज हम लोग डाले हैं वो क्या है? 0 से छोटा है। -5 0 से छोटा है तो आंसर क्या मिलेगा? -x। तो माइनस और x कितना है? -5। तो माइनस माइनस प्लस 5। देखो मॉड इज पॉजिटिव, पॉजिटिव ही तो मिल रहा। अगर हम लोग +7 अगर डालेंगे तो क्या मिलेगा? देखो 7 डाले, x की जगह क्या है? 7 क्या है? 0 से बड़ा है तो आंसर क्या मिलेगा? x ही मिलेगा। x क्या है यहाँ पे? 7। अगर -7 अगर डालते हैं तो -7 अगर डालेंगे तो -7 क्या है? -7 क्या है? -7 है 0 से छोटा है, तो -7 0 से छोटा है तो आंसर क्या मिलेगा? -x। तो माइनस और फिर से x कितना हो गया? -7। तो ये हो गया +7। ठीक है, तो सिंपल ये मॉड फंक्शन ऐसा चलता है। अभी जरा मॉड के जरा हम लोग ग्राफ बनाते हैं। देखो ग्राफ तो समझना पड़ेगा, पूरे कैलकुलस में ग्राफ का ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इधर हम लोग ग्राफ जरा मॉड का जरा बनाते हैं। देखो तो सिंपल बाई ये अगर fx अगर x का ग्राफ बनाना है तो ये तो क्लास 11 में मिला है ना कि ग्राफ इसका हम लोग कैसा बनाते हैं। fx अगर x का ग्राफ सिंपल ऐसा बनता है। ठीक है, x में अगर 0 डालोगे 0, 1 डालोगे 1, 2 डालोगे 2, 3 डालोगे, मतलब ये ऐसा चलेगा। ठीक है, और ये 0 से बड़े के लिए इधर ग्राफ नहीं जाएगा। ये क्या है? 0 से बड़े के लिए, मतलब 0 पे या तो 0 के इक्वल या तो 0 से बड़ा, मतलब 1 2 3 4 इधर ग्राफ, मतलब ये ग्राफ ऐसा बना। ठीक है, इधर अभी 0 से हम छोटा के लिए, 0 से हम छोटा के लिए इसमें डालो -1 अगर डालेंगे तो माइनस माइनस +1। ठीक है, -2 डालेंगे यहाँ पे, अगर -2 अगर डालते हैं तो डाल के किधर बताइए? x की जगह -2, तो ये माइनस माइनस +2 हो गया, +2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर हम लोग -1 अगर डालते हैं, -1 डालेंगे तो माइनस माइनस +1, तो यहाँ पे आ गया। अगर यहाँ पे अगर -3 डालो तो -3 डालेंगे तो माइनस माइनस +3 मतलब -3 हम लोग डाल रहे हैं तो क्या मिल रहा है? +3 मिल रहा है। मतलब ये ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ठीक है ना, देखो ग्राफ अगर समझ गए ना तो मजा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरे ग्राफ का ही खेल है। तो ये ग्राफ ऐसा बन गया। ठीक है, तो मॉड का ग्राफ क्या है? ये हो गया सिंपल, इसको याद रखो, y इक्वल टू x की लाइन है और ये लाइन हो गई y इक्वल टू -x। ठीक है, ग्राफ तो आपको कभी ना कभी तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये लाइन हो गई y इक्वल टू x की और ये हो गई y इक्वल टू -x की। अब इसको बताना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, देख के बताइए जरा। देखो यहाँ से हम चलो या फिर कहीं से भी चलो, उधर से देखो कंटिन्यूअस आ रहा है, कंटिन्यूअस आ रहा है, कंटिन्यूअस आ रहा है। ठीक है, इधर से कंटिन्यूअस आ रहा है, कंटिन्यूअस आ रहा है। ठीक है, 0 पे भी कंटिन्यूअस है। यस, कंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस क्या होगा उसको हम लोग अभी थोड़ी देर में, अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन देखे थे डिसकंटिन्यूअस का एग्जांपल, और भी हम लोग दूसरा क्वेश्चन ले लेते। ठीक है, तो ये हम कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि वो ग्राफ जो है ना पूरा जहाँ से चले हैं और जहाँ पूरे उसके पूरे डोमेन में वो ग्राफ कंटिन्यू होना चाहिए। कहीं पे ये ग्राफ डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए, ऐसा ग्राफ टूटना नहीं चाहिए, ये ग्राफ पूरा कंटिन्यू होना चाहिए। तो ये mod x जो है fx इज इक्वल टू mod x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अभी देखो ये एग्जांपल एनसीईआरटी का एग्जांपल है। ठीक है, तो इसको हम लोग लेते हैं जरा, ये अच्छे से समझ में आएगा। देखो कोई एक fx है, कोई एक फंक्शन है 1 और 5 देता है। ठीक है, मतलब किसी फंक्शन में 2 वैल्यू मिलता है, 1 मिलता है या तो 5 मिलता है। तब जब हम लोग x 0 से बड़ा नंबर डालते हैं या 0 के इक्वल डालते हैं तो वो 1 देता है, और 0 से अगर छोटा डालते हैं तो वो 5 देता है। मतलब 0 से बड़ा नंबर डालते हैं, 0 से बड़ा नंबर 1 2 3 4 5 डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, 100 100, ठीक है, 1 लाख 2 लाख, कुछ भी 0 से बड़ा नंबर कुछ भी अगर डालते हैं तो वो हमेशा 1 देता है, और 0 से अगर छोटा नंबर डालते हैं तो वो 5 देता है। ये एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा मशीन है। ठीक है, तो अब ये बताना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ जरा बना लिया जाए, ग्राफ का तो पीछा नहीं छूटेगा। ठीक है, जो लोग समझ रहे हैं कि बिना ग्राफ के मैथ समझ में आएगा नहीं भाई, कैलकुलस नहीं समझता है। ठीक है, चलो कैलकुलस में आपको ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। चलो fx में 1 दिया, अगर x का वैल्यू अगर 0 अगर हम लोग डालते हैं, 0 डालेंगे यहाँ पे, अगर 0 अगर डालते हैं तो क्या देगा? 0 पे देगा 1, 0 पे 1। अगर हम लोग 1 डालते हैं, ठीक है, 1 अगर डालते हैं तो भी क्या देगा? 1 ही देगा। 2 अगर डालेंगे तो भी 1 ही देगा, 3 डालेंगे तो भी 1 ही देगा, 4 डालेंगे तो भी 1 ही देगा। अब ये ग्राफ कैसा बनेगा? सीधा लाइन बनेगा। ठीक है, ऐसा लाइन, मतलब चाहे जो डालना है डाल लो, यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। मतलब
x का वैल्यू चाहो तो 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, कुछ भी डालो, ये क्या देगा लाइन, तो ये लाइन देगा y इक्वल टू 1। इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि y इक्वल टू 1 का लाइन, ठीक है, y इक्वल टू 1 का लाइन ऐसा ही होता है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। तो ये 1 दिया, देखो 1 डाले तो भी 1 मिला, 2 डाले तो भी 1 दिया, 3 डाले 4 डाले। अभी जरा इसको 0 से हम छोटा कीजिए, 0 से छोटा इधर, चलो 0 से हम छोटा मतलब क्या हो गया 1, 1 अगर डालते हैं यहाँ पे, अगर 0 से छोटा क्या हो गया -1 डालते हैं, -2 डालते हैं, -3 डालते हैं, तो क्या देगा, -1 अगर डालेंगे तो 5 देगा, यहाँ पे 5। लेकिन 0 इस पर नहीं डालना है, इस बार 0 अगर नहीं डालना है तो यहाँ पे ऐसा रखेगा, मतलब यहाँ पे ओपन रहेगा, और ये पॉइंट हो गया 5 का, और उसके बाद ये लाइन ऐसा चलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि देखो 0 तो नहीं डालना है, 0 नहीं डालना है, लेकिन देखो इसमें 0 से छोटा डालना है, तो हम 0 से छोटा नंबर जरा बताइए क्या होता है, 0 से पहला छोटा नंबर क्या हो गया, हाँ 0 है यहाँ पे देखो 0 है, और 0 से पहला बड़ा नंबर 0.1, और पहला छोटा नंबर -0.1, यही बात होगी ना, ऐसा ही मान के चलेंगे हम लोग। तो 0 से थोड़ा सा आगे, ठीक है, 0 से हम थोड़ा सा आगे क्या होगा 0.1, और थोड़ा सा पीछे क्या होगा, थोड़ा सा पीछे होगा -0.1, ठीक है, 0.-0.1। तो 0 से थोड़ा सा आगे 0.1 और थोड़ा सा पीछे -0.1, तो इसमें जरा -0.1 डालो, -0.1 डालते हैं मतलब यहाँ का पॉइंट, तो यहाँ का पॉइंट अगर डालेंगे तो क्या मिलेगा, ये 0 से छोटा कुछ भी डालो 5 ही मिलेगा, देखो 5 ही मिला। लेकिन 0 अगर डालेंगे, 0 अगर डालेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 0 तो इसमें डालना है, 0 डालेंगे तो क्या मिलेगा 1, तो 0 पे 1 देगा, ठीक है, 0 पे देखो 0 अगर डालेंगे, 0 डालो तो क्या मिला 1, तो 0 डाले 1 मिला। लेकिन 0 से थोड़ा सा आगे डालो, 0 से थोड़ा सा आगे 0.1 डालो, तो 0.1 किसमें आएगा, इसमें आएगा कि इसमें आएगा, 0.1 0 से बड़ा है ना, तो ये 0.1 किसमें गया, इस पॉइंट में, तो ये क्या देगा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा, देखो 0 पे तो क्या दिया 1, 0 से थोड़ा सा आगे, 0 से थोड़ा सा आगे दे दिया, 0 से थोड़ा सा पीछे क्या दिया, ठीक है, मतलब 0 पे क्या दे रहा है, 0 पे दे रहा है 1, ठीक है, देखो 0 पे 1 देगा। लेकिन 0 से जैसे ही थोड़ा सा अगर हम लोग आगे जाएंगे तो क्या देगा 1 देगा, 0 से थोड़ा सा अगर पीछे अगर आएंगे तो 5 देगा। अब ये कंटिन्यूअस है, क्या कंटिन्यूअस है, देखो यहाँ से पेन चलाओ, यहाँ पे फिर हम उठ के जाओ, यहाँ पे पेन उठाना पड़ा ना, तो पेन अगर उठाना पड़ा तो क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, 0 पे, बाकी सब जगह कंटिन्यूअस है ना, यहाँ पे भी कंटिन्यूअस है, कहीं तो टूटा नहीं है, ग्राफ टूटा कहाँ पे है, तो ग्राफ टूटा है 0 पे। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि fx जो है, ये जो फंक्शन है इज नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं है। कहाँ पे नहीं है कंटिन्यूअस, 0 पे। क्यों नहीं है 0 पे कंटिन्यूअस, क्योंकि 0 से थोड़ा सा अगर हम लोग आगे जाते हैं, तो 0 से थोड़ा सा आगे, मतलब 0 से थोड़ा सा आगे जाओ, 0 से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो क्या देगा 1, 0 से थोड़ा सा पीछे आओ तो 5, और 0 पे 1, तो ये तो गड़बड़ होगी ना। देखो यहाँ पे 0 है, 0 से थोड़ा सा आगे गए तो 1 दिया, 0 से थोड़ा सा पीछे गए तो 5 दिया, 0 पे 1 दिया, तो ये तो डिसकंटिन्यूअस का एग्जांपल है। तो डिसकंटिन्यूअस के लिए इसको आप चाहो तो ग्राफ से बना सकते हो, या फिर बोर्ड वाले तो बिना ग्राफ के भी बना सकते हैं। क्या लिखेंगे कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि फंक्शन में जब हम लोग डालेंगे 0 से हम छोटा नंबर, ठीक है, तो 0 से हम छोटा नंबर अगर डालेंगे तो ये क्या देगा 5 देगा, 0 से हम बड़ा नंबर डालेंगे तो 1 देगा, इसलिए ये नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग ग्राफ से पहले समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये देखो ये भी एनसीईआरटी का ही है क्वेश्चन। वो क्या बोला गया कि fx अगर 1 है और 5 है, ठीक है, और सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डोमेन में चेंज हो गया है। पिछले बार डोमेन क्या था, यहाँ पे x क्या था, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, और यहाँ पे लेस देन 0 था। अब भी हम लोग क्या किए, इसको हटा करके यहाँ पे ऐसा लगा दिए कि ये x नॉट इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू 0। हम जरा इसका जरा हम लोग ग्राफ जरा बनाते हैं। मतलब इसका क्या है कि जब इसमें जब मतलब 0 को नहीं डालोगे, 0 को अगर नहीं डालोगे तो 1 देगा, अगर 0 को अगर डालोगे तो 5 देगा। इसका जरा ग्राफ जरा बनाते हैं। देखो ग्राफ बनाओगे तो क्या बोला गया है कि 0 डालो पहले, तो 0 डालोगे, जैसे ही 0 डालोगे क्या मिलेगा 5 मिलेगा, 0 डाले तो यहाँ पे मिलेगा 5, ठीक है। चलो 0 पे तो 5 मिलेगा। अभी 0 से थोड़ा सा आगे डालो, 0 से थोड़ा सा आगे मतलब 1 डालो, 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 0 डालेंगे 5 मिलेगा, लेकिन अगर 0 अगर नहीं डालेंगे, 0 नहीं डालेंगे मतलब 0 नहीं डाल करके कुछ भी डालेंगे तो क्या मिलेगा 1। तो अब यहाँ पे मान लो कि 1 है, देखो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। चलो 0 से थोड़ा सा आगे डालते हैं, थोड़ा सा आगे मतलब 0.1 डालते हैं। 0.1 डालेंगे क्या मिलेगा जरा बताइएगा। 0.1 डालेंगे तो 0.1 क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है क्या। 0.1 अगर डालते हैं, यहाँ पे है कहीं 0.1, ठीक है, ये है 0.1। अभी जरा हम लोग 0.1 डालते हैं तो ये तो 0 के इक्वल तो है नहीं,
तो 0.1 0 के इक्वल नहीं है तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, मतलब ये वाली पॉइंट, ये 1 है मान के चलते हैं। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ से देखो ऐसा ग्राफ बनेगा, लेकिन यहाँ पे ये हो जाएगा, ये ऐसा क्लोज, ये ओपन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसमें 0 नहीं डाल सकते। अच्छा, और जरा कुछ -0.1 डालिए, -0.1 यहाँ पे -0.1 क्या है, 0 के इक्वल है क्या, नहीं है, तो -0.1 0 के इक्वल नहीं है तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, मतलब यहाँ पे भी 1 मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे भी 1 ही मिलेगा, मतलब इसके बाद भी ये ग्राफ ऐसा ही चलेगा, ठीक है। देखो इसके इधर ऐसा ग्राफ चला, इसके इधर ऐसा ग्राफ चला, मतलब जरा इसको लोग समझ लेते हैं। देखो इसमें 1 डालो, 2 डालो, 5 डालो, 10 डालो, ठीक है, चलो मैं बोलता हूँ 10 डाल करके बताओ, +10 अगर डालते हो तो +10 क्या है, +10 0 के इक्वल है क्या, नहीं है, तो 0 के अगर इक्वल नहीं है तो आंसर क्या मिलेगा, 1, तो आंसर क्या मिला 1, ठीक है। अगर कुछ और अगर डालते हैं -5 डालते हो, -5, तो -5 अगर डालते हैं तो क्या मिलेगा, -5 0 के इक्वल है क्या, -5 0 के इक्वल है क्या, नहीं है, तो -5 0 के इक्वल नहीं है, तो जब वो 0 के इक्वल नहीं है तो क्या मिलेगा, 1। कोई भी नंबर x की जगह क्या -5, तो -5 नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है तो आंसर क्या मिलेगा, 1, तो -5 पे देखो 1 मिला, ठीक है, देखो 1 ही मिला, ठीक है ना। तो ये ग्राफ ऐसा बन गया। अब जरा इसको जरा बताना कि ये कंटिन्यूअस है क्या, देखो यहाँ से यहाँ तक तो कंटिन्यूअस है, फिर पेन उठाओ, फिर यहाँ पे जाओ, फिर उठ के आओ यहाँ पे, फिर ऐसा जाओ, अब बताओ पेन उठ गया तो कंटिन्यूअस होगा, नहीं होगा ना, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। पहली बात पेन नहीं तो उठना चाहिए, ठीक है, पेन बिना उठाए ग्राफ बनाओ, देखो यहाँ से चले, फिर यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे आकर फिर ऐसा गए, तो पेन उठ गया तो ये हो गया डिसकंटिन्यूअस, पहली बात। दूसरी बात, ग्राफ देख करके आप बता सकते हो ग्राफ में यहाँ पे तो ये दूसरा वैल्यू दे दिया, तो ये हो गया डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। और आप क्या देख सकते हो कि भाई किसी एक पॉइंट पे देखो 0 से थोड़ा सा आगे क्या दे रहा है, 0 के थोड़ा सा आगे दे रहा है 1, 0 के थोड़ा सा पीछे दे रहा है 1, लेकिन 0 पे दे रहा है कुछ और वैल्यू, तो ये हो गया डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ 10 पे, देखो ये है 10, अभी 10 के थोड़ा सा आगे जाओ, क्या दिया 1, 10 के थोड़ा सा पीछे जाओ, क्या दिया 1, तो ये 10 पे क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। -5 पे जरा हम लोग देखते हैं, तो -5 से थोड़ा सा आगे जाओ, मतलब यहाँ पे जाओ, तो -5 पे थोड़ा सा आगे जाते हैं तो कितना मिला वैल्यू, 1 ही मिला। -1 के थोड़ा सा पीछे आते हैं, क्या मिला वैल्यू, उतना ही मिला, ठीक है, ये उतना ही मिला, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कंटिन्यूअस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो देखो ये ना 0 पे क्या मिला, 0 पे मिला 5, 0 पे मिला 5, लेकिन 0 से थोड़ा सा आगे 1 मिला, थोड़ा सा पीछे 1 मिला, तो ये हो गया डिसकंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस कैसे मालूम चलेगा, मतलब तुमको अगर बोला गया कि इसका कंटिन्यूअस चेक करिए 10 पे, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये ना फंक्शन बोल दिया गया और इसको बोला गया कि चेक द कंटिन्यूअस एट x = 10, तो 10 पे चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 से थोड़ा सा आगे चेक करेंगे, 10 से थोड़ा सा पीछे चेक करेंगे और 10 पे चेक करेंगे। अगर तीनों पॉइंट पे अगर सेम वैल्यू अगर आता है तो क्या हो गया, वो तीनों पे अगर सेम वैल्यू अगर आ गया तो वो कंटिन्यूअस, ठीक है। यहाँ पे देखो 0 पे अगर देखा जाए तो 0 से थोड़ा सा आगे 1, 0 से थोड़ा सा पीछे 1, ठीक है, लेकिन 0 पे कुछ और आ गया तो नहीं हुआ कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस कब होगा, जब वो जैसे -5 पे देखो, -5 के आगे उतना ही वैल्यू दिया, -5 के पीछे उतना ही वैल्यू दिया, -5 पे भी उतना ही दिया, तो ये कंटिन्यूअस है -5 पे, कंटिन्यूअस है 10 पे, लेकिन डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे है, डिसकंटिन्यूअस है 0 पे, ठीक है, क्यों, क्योंकि 0 के आगे क्या दे रहा है 1, 0 के पीछे 1, लेकिन 0। तो अभी देखो एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, देखो fx बोला 2x + 3 और बोला गया चेक कंटिन्यूटी एट x = 1, ठीक है, x = 1 पे इसका कंटिन्यूटी बताना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो अभी हम लोग क्या सीखे थे कि या तो इसका ग्राफ बना करके देख लो, तो इसका ग्राफ बना करके हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, या फिर बिना ग्राफ बनाए हम लोग क्या देख सकते हैं कि 1 पे तो ही तो चेक करना है ना, तो 1 के थोड़ा सा आगे देख लो, 1 के थोड़ा सा पीछे देख लो और 1 पे देख लो, वैल्यू अगर सेम है तो कंटिन्यूअस है। तो चलो हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो फंक्शन में अगर 1 अगर डालते, फंक्शन में अगर 1 डालते तो क्या मिलेगा 1 पे, 2 × 1 + 3, ठीक है, 2 × 1 + 3 कितना हो गया, 2 + 3 5। चलो फंक्शन में 1 से थोड़ा सा ज्यादा डाल देते हैं, 1.1 डालते हैं, तो 1.1 अगर डालते हैं तो क्या मिलेगा, जरा बता दो, 2 × 1.1 + 3, चलो कितना मिला, 2 × ये हो गया 2 × कितना 2.2, ये 2 × 1 2 और फिर ये 2 × 1 2, 2.2 + 3 और ये कितना मिला 5.2, ठीक है। मतलब हम लोग थोड़ा सा 1 से थोड़ा सा आगे गए तो वो 5 से थोड़ा सा आगे गया। चलो 1 से हम लोग थोड़ा सा पीछे आते हैं, 1 से थोड़ा सा पीछे क्या हो गया 0.9, चलो 0.9 अगर डालते तो क्या मिलेगा, इसमें जरा डाल के बताओ, 2 × यहाँ पे x की जगह 0.9 फिर +3, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या डालना क्या है, देखो 2 × 0.9 + 3 कितना मिल गया, ये
ये 2 इंटू 9 कितना हो गया 1.8, ठीक है, 9 टू जा 18, 1.8 प्लस 3, और ये कितना मिल गया 3 प्लस 1 4.8। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हम लोग थोड़ा सा अगर आगे गए तो वो 5 के पास नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आगे निकल गया है, ठीक है। अगर हम लोग थोड़ा सा अगर पीछे आते तो वो भी 5 के पास नहीं है, कोई ज्यादा रैंडम नहीं गया है, ठीक है, मतलब पास में ही है, कोई ज्यादा चेंज नहीं है, मतलब वो कंटिन्यूअस होगा। अभी इसको और जरा अच्छे से अगर हम चेक करना है तो यहाँ पे और क्या डालो, फंक्शन में 1.001 डालो, ठीक है, या फिर 1 ये डालो, ठीक है। तो अगर हम लोग ये अगर डालेंगे ना तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये ना मिलेगा 5.00, ठीक है, ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है, मान लेते हैं ये मतलब 5 के आसपास में मिलेगा। मतलब हम लोग जितना जाएंगे और अगर डालते हैं 1.0001 अगर डालते हैं, मतलब जितना हम लोग 1 के पास में आएंगे, ठीक है, क्योंकि 1 पे हम क्या मिला था 5 मिला था, तो 1 के जितना हम लोग पास आएंगे, मतलब 1 के जितना पास आएंगे उतना वो 5 के पास आएगा, ठीक है। पहले कितना आया था 5.2, क्यों आया था? क्योंकि हम लोग 1 से थोड़ा आगे निकल गए थे, 1.1 तो 1 से आगे है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे है 1.1, इसके बीच में तो बहुत सारी है ना नंबर। क्या नंबर है इसके बीच में? इसके बीच में नंबर तो है ना 1.01 है, ठीक है, और भी बहुत सारी नंबर है इसके बीच में, और भी 1.0001 है, तो ऐसे बहुत सारे नंबर है, ठीक है। तो जितना हम लोग पास में आएंगे 1 के, उतना ही ये 5 के पास में जाएगा, ठीक है। इसको तो ऐसा हम समझ सकते हैं, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया कंटिन्यूअस, ठीक है। तो आपको ऐसे हम चेक कर लेना है, वैल्यू डाल करके हम चेक कर सकते हो, या फिर लैंग्वेज दे करके भी हम चेक कर सकते हो, या फिर और क्या हम लोग कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। चलो इसका ग्राफ भी हम बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं क्या? ग्राफ बनाएंगे तो ये क्या है, लीनियर फंक्शन है, कंटिन्यूअस ही आएगा, ठीक है, उसमें हम लोग नहीं जाते। चलो इस पे जरा हम लोग लैंग्वेज लिखना सीखते हैं, कैसे लिखेंगे। तो 1 डाले फंक्शन में, अगर 1 डाले तो क्या मिला 5 मिला। चलो अभी जरा हम लोग लेट फंक्शन का वैल्यू 1 प्लस एच, ठीक है, 1 प्लस एच पे हम लोग निकालते हैं। अब यहाँ पे एच क्या है, देखो एच टेंस टू 0, मतलब एच ना हम लोग 0 के पास मिलेंगे, एकदम छोटा सा नंबर लेंगे, छोटा सा नंबर, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जरा हम लोग लेफ्ट में हम निकालते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग डाले क्या थे, 1 डाले थे ना, तो 1 पे हम क्या मिला है 5 मिला है। चलो 1 के आगे डालते हैं, तो 1 के आगे क्या होगा 1 प्लस एच, 1 से थोड़ा सा आगे, 1 के थोड़ा सा पीछे क्या आएगा 1 माइनस एच। ये हो गया राइट हैंड साइड और ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और इसको हम लोग लिमिट में हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, क्लास 11 में हम पढ़े होंगे। तो मतलब देखो 5 पे हम लोग निकाले, सॉरी 1 पे निकाले, 1 पे क्या मिला 5, 1 से थोड़ा सा आगे 1 प्लस एच, 1 से थोड़ा सा पीछे 1 माइनस एच, तो 1 से थोड़ा सा आगे 1 प्लस एच पे अगर हम लोग निकालते हैं, तो 1 प्लस एच पे अगर निकालते हैं तो क्या मिलेगा, जरा इसमें डायरेक्ट बताइए, फंक्शन का वैल्यू 1 प्लस एच पे, ठीक है। पहले हम लोग क्या डाले, फंक्शन में 1 डाले, 1 पे 5 मिला, 1 प्लस एच मतलब 1 से थोड़ा सा आगे डालते हैं, तो 1 से थोड़ा सा अगर हम लोग आगे डालेंगे तो ये एकदम क्या मिल जाएगा, इसको ना लिमिट में एकदम लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, लिमिट। तो लिमिट इसको हम लोग बोलेंगे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट हो गया लिमिट x टेंस टू 1, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन का वैल्यू x, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, राइट हैंड लिमिट क्लास 10th में सॉरी 11th में लिखना सीखे होंगे। राइट हैंड लिमिट हम लोग कैसा लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 1, कहां पे निकाल रहे हैं, तो 1 के राइट में निकाल रहे हैं, तो 1 के राइट में, ये 1 है, 1 के राइट में हम निकाल रहे हैं, तो राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 fx, तो राइट में हम क्या आएगा 1 प्लस एच, मतलब यहाँ पे हम लोग रख लेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और फंक्शन में हम क्या डालेंगे 1 से थोड़ा सा आगे, ठीक है, 1 से थोड़ा सा आगे मतलब 1 प्लस एच, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट पे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस होता है यहाँ पे, ठीक है, 1 प्लस, ठीक है। राइट हैंड लिमिट का मतलब 1 से थोड़ा सा आगे, तो 1 प्लस यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो 1 प्लस में क्या आ जाएगा, 1 प्लस में यहाँ पे आएगा 1 प्लस एच। अभी जरा इसमें जरा हम लोग डाल करके देखते हैं, इसमें डालिए 2, लिमिट तो हम यहाँ लिखना पड़ेगा, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे 1 प्लस एच डालना है x की जगह, तो 2 इंटू x की जगह 1 प्लस एच, ठीक है, 2 इंटू x की जगह 1 प्लस एच प्लस 3, ठीक है। तो 2 इंटू 1 प्लस एच प्लस 3। अभी ये हम कितना हो गया, इसमें h का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू 0 है, तो हम 0 डाल सकते हैं हम लोग, ठीक है, डायरेक्ट डाल सकते हैं, क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पे अगर हम लोग 0 अगर डाल देंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये तो आप चेक कर लोगे, तो ये आ गया 5, ठीक है, 5 आ गया।
वैसे ही जब हम लोग जब राइट हैंड लिमिट तो निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे, यहाँ पे किसी को नहीं समझा, ठीक है। देखो क्या है, 1 प्लस एच डालना था, 2 इंटू 1 प्लस एच, एक्स की जगह 1 प्लस एच प्लस 3। अभी क्या है, देखो एच क्या है, एच तो 0 के पास में है ना, मतलब एकदम छोटा नंबर है, 0.0000001, मतलब एकदम छोटा नंबर है। एच मान लो कि एकदम छोटा नंबर है, 0.000000001, और जितना छोटा जाओगे उतना बेहतर है, ठीक है। तो ये तो एकदम ऑलमोस्ट जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है, तो इसको हम लोग जीरो ही मान लेते हैं। तो ये देखो ये क्या बोल रहा है, जीरो के आसपास में है, मतलब जीरो के आसपास में हम डालेंगे तो ये भी 5 नहीं है, ये 5 के आसपास का वैल्यू मिला, मतलब 5.000000001 मिला होगा, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये हम जीरो के पास में नंबर डालेंगे तो ये 5 के पास में नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी बात है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम लोग बनाते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग कैसे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग लिखते हैं, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, यहाँ पे राइट में प्लस और लेफ्ट में माइनस, लेफ्ट का मतलब माइनस हो जाना है। तो अभी हम लोग जरा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि h तो एकदम 0 के पास में जाएगा, क्योंकि ये तो हम थोड़ा सा हम लोग पीछे आ रहे हैं, 1 के थोड़ा सा पीछे आ रहे हैं, तो 1 के एकदम थोड़ा सा पीछे क्या हो जाएगा ना, ये 1 के एकदम थोड़ा सा पीछे 0.99999 होगा, 0.99999, ठीक है। तो ये हम लोग लिए हैं 0.99999, ठीक है, ऐसा। तो 1 से थोड़ा सा पीछे, 1 से थोड़ा सा पीछे, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन में हम लोग क्या डालेंगे, फंक्शन में डालेंगे 1 माइनस h, ठीक है, 1 माइनस h डालेंगे फंक्शन में, तो 1 माइनस h डालेंगे। अभी जरा इसमें डालो 1 माइनस h, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे डालो 1 माइनस h, तो फंक्शन में 1 माइनस h डालेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 माइनस h प्लस 3, ठीक है। देखो ये तो कुछ भी नहीं करना है, बस लिखना सीखना है। हमने 11th में भी बताते हैं बच्चों को कि बस एक लिखना तरीका सीखना है कि ये राइट हैंड लिमिट हम लोग कैसे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, ये सब क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, आएंगे भी तो 1 मार्क के मुश्किल है वो भी, क्योंकि क्वेश्चन तो हार्ड हो जाएंगे ना। तो बस यहाँ पे सिर्फ लिखना सीखना है, ये सब हम कैलकुलेशन यहाँ पे तो ईजी है, आगे जब हम हार्ड वाले होंगे ना उसको हम लोग अच्छे से करेंगे। तो अभी सिर्फ ये लिखना सीखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग कैसे लिखते हैं, राइट हैंड लिमिट हम लोग कैसे लिखते हैं, ये होता क्या है, राइट का मतलब 1 से थोड़ा सा आगे, लेफ्ट का मतलब 1 से थोड़ा सा पीछे, ठीक है। तो 1 के हम लोग थोड़ा सा आगे गए थे, तो 1 के थोड़ा सा आगे गए थे तो क्या मिला था, 5 मिला था, 5 के आसपास में मिल गया था, मान लो 5.00001 मिला था, ठीक है, 5.0001 मिल गया था, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे अगर गए हैं तो ये भी तो अब ये तो वैल्यू हम लोग डाल दिए 1 माइनस h, अब ये वापस से यहाँ पे 0 डाल दो और ये वापस से 5 आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में ना कुछ भी नहीं करना होता, ये 1 मार्क के भी मुश्किल से नहीं पूछ जाते हैं। तो यहाँ पे तो 5 डायरेक्ट आ गया, इधर आप टाइम नहीं दे सकते हो, लेकिन ये लिखना मेन जरूरी है। ये अगर आप ऐसे अगर नहीं लिखते हो तो मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो ये लिखना, इसके आगे सॉल्व करना हम लोग जब अच्छे क्वेश्चन करेंगे तो वो हम सीखेंगे, लेकिन इतना तो लिखना ही पड़ेगा, ये लाइन लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये लाइन 3 लाइन और ये 3 लाइन लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, यहाँ पे भी 5 आ गया, मतलब 1 प्लस h डाले थे तो 5 से थोड़ा सा ज्यादा मिला। अगर हम लोग थोड़ा सा कम डाले हैं ना तो यहाँ पे मिलेगा 4.9, ठीक है, 4.999 मिलेगा, ठीक है। मतलब ये 1 से हम लोग थोड़ा सा आगे गए तो ये 5 से थोड़ा सा आगे गया, 1 से हम लोग थोड़ा सा पीछे है तो ये 1 से थोड़ा सा पीछे है तो ये 5 से थोड़ा सा पीछे आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको ये ना 5 नहीं है, 5 से थोड़ा सा पीछे है, मतलब 4.99999, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि ये भाई 5 ही हटाओ, ठीक है। वैसे ये भी क्या है, ये ना 5 नहीं, ये 5.0000000 कुछ है, तो ये क्या है, ऑलमोस्ट 5 है। तो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू x, ये भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये लाइन, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू x, तो ये हो गया कंटिन्यूअस, ठीक है। तो हम कंटिन्यूअस के लिए क्या चाहिए, कंटिन्यूअस के लिए चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन का वैल्यू x पे, मतलब फंक्शन का वैल्यू 1 पे, देखो फंक्शन का वैल्यू 1 पे कितना आया, 5 आया, राइट में कितना आया, तो राइट में भी 5 आया, लेफ्ट में भी कितना आया, तो 5 आया, ठीक है, 5 के आसपास नहीं आया, तो ये हो गया कंटिन्यूअस, ठीक है। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी दिया है या फिर अदर बुक में भी आप प्रैक्टिस करो, और भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे और अच्छे, ठीक है।